नमस्ते दोस्तों, ऑल टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो आईटीआई की हमारे सीरीज चल रही थी, आईटीआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आईडी एग्जाम के लिए, उसी सीरीज में हम आगे 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन 20 के आगे के क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो देखो 21वां क्वेश्चन क्या है। सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर का क्या है? तो सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है? असामान्य स्थिति में सर्किट को स्वचालित रूप से तोड़ देता है, या फिर टूट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन देखो। यदि तीन प्रेरक L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा? कुल प्रेरकत्व क्या होता है? इसमें तीनों का प्रेरकत्व टोटल लिंक का योग इनके बराबर होगा। जैसे LT बराबर में L1 प्लस L2 प्लस L3, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखो। इसमें इस चित्र वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, डायग्राम वाले, चित्र वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनका आपका चित्र से पढ़ के जाना। ठीक है, तो पहला आता है, सर्किट में दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोध में जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक कितना होगा? तो ओम मीटर यहाँ हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, और ओम मीटर के साथ में ये जो प्रतिरोध जुड़ा है R2, ये यहाँ पे देखने में ये ओपन सर्किट है, ओपन रजिस्टर। मतलब ओपन रजिस्टर क्या होता है? ओपन रजिस्टर का प्रतिरोध कितना होता है? उच्च होता है, पर यह अनंत होता है। ओपन का तो अनंत होता है, तो शॉर्ट का होता है अनंत प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध अनंत होगा, तो अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा। ठीक है, आगे देखो। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर सर्किट में परीक्षण प्रतिरोध R2 को इसी प्रकार से डायग्राम का क्वेश्चन है। ये डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें देखो ये R2 का पूछ रहा है कि R2 में ये पॉइंटर क्या कार्य करते हैं। इसका क्या कार्य है? पॉइंटर को शून्य स्थिति में लाना, जैसे पॉइंटर को शून्य स्थिति में सुयोजित करना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का मुख्य वाले का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ रहे क्या क्या उद्देश्य है कि इसके अंदर चिंगारी उत्पन्न होती है? तो इसके अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बार बार अगर हम सोल्डर को पिघलाएंगे तो उसमें टिन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसमें टिन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि टिन है वो उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है, उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगला आता है, एकल एसी फेज वायरिंग में परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र, मतलब वोल्टेज ड्रॉप को निकालने का सूत्र। वी आर बराबर में आई आर, वोल्टेज ड्रॉप बराबर में आई आर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए कौन सी शक्ति मापक विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 2 वाट मीटर विधि। संतुलित व असंतुलित दोनों के लिए किसका प्रयोग जाता है? 2 वाट मीटर विधि का। ठीक है, और अगला आता है हमारे पास, चित्र में दिखाई अनुसार ट्रांसफॉर्मर की शीतलन विधि। ट्रांसफॉर्मर कई प्रकार की शीतलन विधि, वायु शीतलन विधि, तेल प्राकृतिक शीतलन विधि, फेन शीतलन विधि, तो कई प्रकार की शीतलन विधि आती है। तो इसमें कौन सी विधि? तेल प्रकार के ठंडा कूलिंग, यानी ऑयल नेचुरल कूलिंग, ये शीतलन विधि आ जाएगी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन देते हैं। सोल्डर फोर सेल की शीर्ष परत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फोर सेल है तो सोलर प्लेट बनी होती है। सोलर प्लेट में जो शीर्ष परत होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, और टर्मिनल का पूछे तो उसमें हो जाएगा चांदी। टर्मिनल का पूछे तो उसमें चांदी हो जाएगा। ठीक है, तो चांदी हो जाएगा, सिल्वर। आगे देखो। 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल करंट शून्य कब होता है? न्यूट्रल करंट शून्य कब होता है? जब स्टार संयोजन में तीनों तारों में समान या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा? संतुलित स्टार प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, इसमें आगे देखो। कौन सा शारीरिक खतरा है? तो इसमें हो जाएगा शारीरिक खतरे में कंपन है वेरिएबल फिजिकल खतरा है, जो फिजिकल रूप से जनरेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट इसके बाद में, रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? फेराइट कोर है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो फेराइट कोर का प्रयोग किया नियत हानि को कम करने के लिए। ठीक है, अगला देखो। 34वां क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग
अपना वजन कम कर देता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। तो इनमें से एनोड और कैथोड में से कौन सा भाग है जो अपना वजन कम कर देता है? तो इसमें कौन सा भाग है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एनोड भाग है अपना जो वजन है वो कम कर देगा। ठीक है, अगला देखो, दिए गए दिखाए गए चित्र में अनुसार आरसी परिपथ में लाइन धारा आई एल और की गणना करने का सूत्र क्या है? मतलब इसमें समांतर परिपथ में देखो, समांतर परिपथ में क्या होता है? समांतर परिपथ में होता है आई एल बराबर में आई आर का स्क्वायर प्लस आर सी का स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लेसर की वर्तमान वहन क्षमता क्या होगी यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिलीमीटर? अब देखो इसमें, देखो ये चित्र में दिखाया गया है कि ये प्लेसर है, प्लेसर लगा है, इसके अंदर इसके साथ में ये 3 लैंप छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो ये क्या स्थिति दर्शा रही है? तीनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं? तो तीनों कौन से क्रम में लगे? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में लगे। तो समांतर क्रम में क्या होता है? धारा अलग अलग होती है और जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज सब में समान होता है। ठीक है, तो धारा अलग अलग होगी, तो तीनों प्रतिरोध की टोटल धारा के बराबर हो जाएगा। तो आई टी का मान है, जो आई टी का मान हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल धारा का मान ऐसे होगा। अब देखो इसमें कितना आई टी का मान, यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में 100 मिली एम्पियर है। तो 100 मिली एम्पियर प्लस 100 मिली एम्पियर प्लस 100 मिली एम्पियर, तीनों को 100 मिली एम्पियर अगर साथ में जोड़ेगी ना तो टोटल कितने हो जाएंगे? 300 मिली एम्पियर। ठीक है, 300 मिली एम्पियर टोटल धारा का मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे की रोड का क्या कार्य है? नरम लोहे की रोड का क्या कार्य है? अब जैसे ये कुंडली है, ये कुंडली है, इसके अंदर ये नरम लोहे की कोर का प्रयोग किया जाता है और इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। क्यों की जाती है? तो समान एयर गैप में फैलाते हैं। अब जो यहाँ पे एयर गैप बना इसके बदले, यहाँ पे एयर गैप होता है बीच में, रोटर के बदले एयर गैप होता है, उसको समान रूप से फैलाने के लिए, तो इसको एयर गैप में समान चुंबकीय फ्लक्स को एक समान वितरण करने के लिए, समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स को फैलाने के लिए। अब अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? तो ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, 38वां क्वेश्चन थ्योरी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखो, अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? तो इसमें हो जाएगा रिसाइकलिंग। और इसी क्वेश्चन को अगर उल्टे तरीके से पूछे, अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करती है? तो इसमें हो जाएगा हमारे पास भस्मीकरण। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिसाइकलिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद में हम कुछ 12 क्वेश्चन है जो डब्ल्यूसी और हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वो भी हम साथ में देख लेते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है वो अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो एमकेएस प्रणाली में एम क्या दर्शाता है? मीटर को। एम क्या दर्शाता है? मीटर को। और के क्या दर्शाता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा क्या आता है? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम को दर्शाता है। और इसमें यहाँ से सेकेंड को दर्शाता है, सेकेंड। ठीक है, तो इसमें एम क्या दर्शा रहा है? मीटर को। एम क्या दर्शा रहा है? मीटर को। तो हम इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना? पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है हमेशा 1 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है? 0.01 का वर्गमूल, यानी 0.01 को अगर 0.01 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 संख्या बाद में पॉइंट है, तो गुणा करने पर कितने हो जाए? 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0001। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाते हैं? तो ये तो परिभाषा है अपनी द्रव्यमान की की परिभाषा ये है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? पहले सेंटीमीटर कितने होते हैं, कितने सेमी होते हैं? तो इसमें होता है 2.54 सेमी। ठीक है, तो अब 1 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेमी में कितने एमएम होते हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 10 एमएम। तो अब क्या पूछ रहे हैं कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है? तो इसमें क्या होता है 2.54 इंटू 10, तो हो जाएंगे यहाँ पे 25.5
4 mm, ठीक है। तो ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 हाँ, इसका ध्यान रखना, ये बहुत बार गलती हो जाती है कि हम इसको 2.54 करके आ जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है 25/4, ठीक है। आगे देखो इसमें WC का छठा क्वेश्चन देखो, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई व चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसमें, लंबाई दे दी इसमें 20 और चौड़ाई कितनी दे दी इसमें, चौड़ाई दे दी हमको 18। तो इसमें सूत्र क्या लगेगा, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसमें हो जाएगा सूत्र 2 गुणा लंबाई का मान कितना है 20 और चौड़ाई का मान कितना है 18। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 18, 2 गुणा 36, 2 गुणा 36 का डबल होता है 76। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला, अब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आते किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उनका भी हमें नॉलेज बन जाए, ठीक है। तो देखो पहले त्रिभुज का चित्र त्रिभुज का दिया गया, त्रिभुज का नाम पूछ रहे हैं। त्रिभुज के नाम के देख लिए, यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि इसमें जो समकोण बना हुआ है, तो ये समकोण किस त्रिभुज का होता है, समकोण त्रिभुज किसमें होता है, तो समकोण त्रिभुज में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा नाम, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है। मतलब समकोण डिग्री है, 90 डिग्री का कोण को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सामग्री का पारंपरिक प्रतीक पहचाने। सामग्री का ये कौन सा, ये किसका पारंपरिक प्रतीक होता है, जिसमें इसे ऐसे बॉक्स बना होता है और उसमें लाइनें, तिरछी लाइनें कटी हुई होती है। तो ये हमारे पास इस्पात का होता है, किसका होता है, इस्पात का, इस्पात यानी स्टील का होता है, ठीक है, इस्पात का। आगे देखो इसमें हो जाएगा स्टील यानी इस्पात। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक के अनुसार सर्किल के कौन सा आयाम से होता है। तो सर्किल के अंदर कौन सा आयाम से होता है, इसमें डायमीटर का पूछेगा। डायमीटर में क्या होता है कि अगर हम किसी सर्किल का डायमीटर दर्शा रहे हैं, तो ये सेंटर मान लो, इस सेंटर से यहाँ से सेंटर से हमें डायमीटर दर्शाना है, तो यहाँ से एक लाइन लेना और एक तुरंत लाइन बाहर के ड्रॉ करके ऐसे ऊपर नाम लिखना है, जैसे ऊपर कोई भी 30 है 35 है जो भी है वो ऊपर की तरफ लिखना है। तो ये चित्र हमें किसमें दिख रहा है, इसमें ये तो पूरा नहीं है, इसमें हमने पूरा बनाया है, इसमें हमने पूरा बनाया, इसमें पूरा यहाँ से टच हो जाएगा डायमीटर, ठीक है, यहाँ से पूरा टच होगा। तो इसमें देखो ये पूरा टच हो रहा है, तो इसमें तो ये तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। और अगला देखो ये भी गलत हो रहा है, इसमें ऊपर की तरफ लिखा लेकिन सीधा डायरेक्ट लिख दिया, ये भी नहीं होता, हमेशा तिरछा होता है। ये देखो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, हो जाएगा। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये एक डायमीटर दे, इसके अंदर भी इसके तीर का निशान दिखा और ऊपर ये लिखा हुआ है, इसमें 50 से मतलब त्रिज्या कितनी होगी इसकी 25 सेंटीमीटर या 25-24 सेंटीमीटर mm जितनी भी है, ज्यादातर तो mm में होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना आपको। अब है सेट स्क्वायर का नाम, सेट स्क्वायर का क्या नाम है, सेट स्क्वायर का क्या नाम है, देखो सेट स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे भी 45 डिग्री का और यहाँ पे भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ये सेट स्क्वायर होता है। एक तो ये होता है, एक होता है यहाँ पे ये सेट स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों सेट स्क्वायर अलग अलग होते हैं। इसमें क्या है, दोनों कोण 45 डिग्री के, कितने, दोनों कोण 45 डिग्री के होते हैं, और ये एक कोण 90 डिग्री का, और यहाँ पे 90 डिग्री का, और इसमें होता है यहाँ पे 60 डिग्री का, और एक होता है 30 डिग्री का। तो 2 कोण इसमें होते हैं। तो अब जो इसमें ये हमारे देखने को मिल रहा है कि ये दोनों कोण 45 डिग्री के लग रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबा भी नहीं है, एकदम मिडिल साइड है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री का कोण, सेट स्क्वायर 45 डिग्री सेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई गए प्रिज्म का नाम, प्रिज्म का नाम, इसमें कितने भुजा बन रही है, 8 भुजाओं से बनकर ये बना है। कितनी भुजाओं से बनकर बना है, 8 भुजाओं से मिलकर बना है। तो 8 भुजाओं से मिलकर बनने के कारण इसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सागन, हेक्सागन प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। अगला देखो उपकरण का नाम, ये आपको कमेंट में करना है, इस उपकरण का क्या नाम है, ये उपकरण का क्या नाम है, ठीक है। इस उपकरण का आपका क्या नाम है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उपकरण आते हैं उसमें भी है, और ये उपकरण का क्या नाम है, इस उपकरण का नाम को आपको कमेंट करके बताना है कि इस उपकरण का क्या नाम है। ऑप्शन आपके पास है, 2D कर्तरी, डबल कट काटने वाली कतरनी, और हॉक विल शेयर और काटने वाला श्रोता। इस ऑप्शन का आपके खुद आप आंसर करोगे, ठीक है। और अब बात रही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे इसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 25 क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वो आपको इसी वीडियो या फिर अलग कोई वीडियो बना के आपको उसको डालने इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।